नमस्कार। वेलकम टू एक्यूरेट योगा। तो दोस्तों, हम 9 जुलाई 2022 को जो यूजीसी एनटीए नेट जेआरएफ के द्वारा योग में जो पेपर हुआ था उसका पार्ट 4 करने जा रहे हैं, जिसमें 31 से लेकर के 40 क्वेश्चंस को हम करेंगे। यदि आपको कंप्लीट पेपर के डेप्थ में एनालिसिस देखने हैं तो आप हमारी एक्यूरेट योगा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। वहां से कंप्लीट पेपर्स के पीवाईक्यूज जो है आप परचेज कर सकते हैं, ताकि आपके एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो। यदि आप भी एनटीए नेट जेआरएफ इन योग की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही एक्यूरेट योगा एप्लीकेशन प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। एक्यूरेट योगा स्पेलिंग इसके नाम से ही है, ACCURATEYOGA। ये लिखेंगे, आपको एप्लीकेशन दिखाई देगी, उसे इंस्टॉल कर ले। उसमें आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों जो कोर्सेज हैं वो कंप्लीट सिलेबस मिलता है। पेपर 2 योगा की जो फीस है 1 साल के लिए 12,000 रुपए है, जिसमें आपको 5 चीजें मिलती है। नंबर 1 स्पेशल रिकॉर्डिंग टू द पॉइंट, 1 से लेकर के 10 यूनिट जो है हमारे सिलेबस में वो सारे के सारे वन टाइम में आपको कंप्लीट मिल जाते हैं। दूसरा, डेली उसमें लाइव क्लासेस हमारी कंडक्ट होती है, तो बच्चों को डेप्थ में जब आपका कोई क्वेश्चन होता है, क्वायरी होती है, तो लाइव क्लास में आप आकर के पूछ सकते हैं। नंबर 3, अगर आप लाइव क्लास में नहीं आ सकते परंतु लाइव क्लास को आपको सुनने का मन होता है, तो उस लाइव क्लास को हम रिकॉर्ड करते हैं, जो एप्लीकेशन पर डाल दी जाती है। तो एप्लीकेशन पर आपको वो लाइव क्लासेस भी कंप्लीट मिलती है, ताकि आप लाइव क्लास में नए आते हुए भी लाइव क्लासेस को देख पाएं। और जो फोर्थ चीज है वो आपको, जब आप पढ़ते हैं तो क्या आपने पढ़ा और क्या एग्जाम में आ सकता है, क्या प्रेडिक्ट हो सकता है फ्यूचर में क्वेश्चंस किसी टॉपिक से, तो वो यूनिट वाइज और टॉपिक वाइज जो है आपके सामने क्विजेस भी अवेलेबल होती है, तो उनको भी आप कभी भी कर सकते हैं। इसी के साथ में जो हमारी रीढ़ की हड्डी कही जाती है किसी भी एग्जाम की, PYQ सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो वो जो है आपको इसी पैकेज में पूरे कंप्लीट जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितने आज तक हुए हैं योग विषय के, वो सारे के सारे आपको पांचों एक ही बार में मिल जाते हैं। ये सारा का सारा 1 साल के लिए 12,000 रुपए की फीस होती है, इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ में यदि आप पेपर 1 करना चाहते हैं, जो कि हमारा जनरल एप्टीट्यूड होता है पेपर 1, इसमें भी आपको कंप्लीट सिलेबस जो है बोथ लैंग्वेज, बाईलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड करवाया जाता है, जिसमें आपकी लाइव क्लासेस चलती हैं। लाइव क्लास में नहीं आ सकते हैं तो उनकी आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं लाइव क्लासेस की। और इसके अलावा आपको क्विजेस भी प्रोवाइड करवाई जाती है, जिसकी फीस है 1 ईयर के लिए 5,000 रुपीज, 5,000 रुपए। यदि आपकी कोई भी क्वायरी है तो आप दिए गए फोन नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। तो जल्दी कीजिए, कोर्स को जल्दी बाय कीजिए। यदि आप ये सोच रहे हैं कि मुझे अभी एग्जाम ना दे करके अगली बार एग्जाम देना है, तो मैं अगली बार तैयारी करूंगा, तो एक बात मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों, कि आप जब भी मन में आए, चाहे आपको 1 साल बाद में एग्जाम देना है, चाहे 2 साल बाद में एग्जाम देना है, तो कंपटीशन क्योंकि हाई है, तो इसलिए जल्दी से जल्दी पढ़ना शुरू करें। क्योंकि एग्जाम देना एक दिन होता है, परंतु उसकी स्टडी, उसकी प्रिपरेशन जो है आपको पूरा साल कम से कम करनी होती है, तब जाकर के आप जो है जेआरएफ के लिए एलिजिबल होते हैं। सिलेबस बहुत लेंदी होता है, सिस्टमेटिकली समझना पड़ता है। सिलेबस छोटा है दिखने में, परंतु उसको जब आप पढ़ते हैं तो वो काफी लेंदी हो जाता है, इसलिए उसको आपको ग्रेस्प भी करना होता है, उसको आपको डाइजेस्ट करना होता है पूरी तरह से। तो इसीलिए आप जितनी जल्दी अपनी तैयारी शुरू करें उतना बेटर है। तो इसीलिए जल्दी से एक्यूरेट योगा एप्लीकेशन डाउनलोड करें और अपना कोर्स, अपने नेट जेआरएफ की जर्नी है जो अभी से शुरू करें। सबसे पहले है 31 नंबर क्वेश्चन। यहां पर इन्फ्लेमेशन ऑफ आउटर जेनाइटल रीजन नोन एज, ये पूछा गया आउटर जेनाइटल रीजन। तो जेनाइटल ऑर्गन्स जो होते हैं ह्यूमन बीइंग में मेल फीमेल दोनों में पाए जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, तो जब भी आपको ये ध्यान रखना है, इन्फ्लेमेशन टर्म आएगी ना, या पेन टर्म आएगी, या इस तरीके से कोई टर्म आएगी, तो वो ध्यान रखना लास्ट में आइटिस लगा होगा। तो आइटिस टर्म लगा होगा, जैसे अर्थराइटिस, तो मतलब अर्थ वर्ड किसके लिए होता है, अर्थ होता है आपके जोड़ों के लिए। तो आइटिस लगा तो जोड़ों में, आइटिस का मतलब जोड़ों में इन्फ्लेमेशन, मतलब कि जोड़ों की कोई दिक्कत हो गई। ऐसे ही आपको कहा जाए कोलाइटिस, कोलाइटिस जो टर्म है कोलन प्लस आइटिस से बना। कोलन किसको कहते हैं, बड़ी आंत होती है उसको कोलन कहते हैं, और आइटिस मतलब उसमें इन्फ्लेमेशन हो गई। अल्सरेटिव कोलाइटिस मतलब बड़ी आंत में कुछ छाले विशेष हो गए। तो जो ऑप्शन नंबर डी है ये तो मेरा नहीं होगा। एलिमिनेशन प्रोसेस जब हम यूज कर रहे हैं, ये मेरा डी तो नहीं होगा, क्योंकि ये डाइजेस्टिव सिस्टम का है, ये डाइजेशन का है, ये ऑप्शन नंबर डी, ये तो नहीं होगा। अब बच्चे 3, तो तीनों जो है फीमेल ऑर्गन से संबंधित हैं, तीनों के तीनों। तो इसके अगर फाइनल आंसर की मैं बात करूं तो वुल्वाइटिस इसका राइट आंसर होगा। अगर आपको
रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में थोड़ा सा पता है तो फीमेल्स जो बॉडी है, वजाइना जो आउटर पार्ट होता है उस ऑर्गन का नाम ही होता है वुल्वा, आउटर पार्ट। तो वुल्वा जो होता है वहां पर अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए, मतलब वहां पर कुछ जलन हो जाए या स्वेलिंग वगैरह आ जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? वुल्वा प्लस में आइटिस लगाएंगे। और आइटिस का मतलब सर इन्फ्लेमेशन, मतलब वुल्वाइटिस, ये टर्म आप यूज करेंगे। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया सर इसके लिए। ये आउटर पार्ट में। अब ये दूसरी चीज क्या है? एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है? जो फीमेल बॉडी में यूट्रस होता है, यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियम एक लाइन होती है यूट्रस के अंदर, तो वहां की लाइन में कुछ इन्फ्लेमेशन हुई तो एंडोमेट्रियोसिस हो गया। तो ये तो नहीं होगा, ये अंदर का डिजीज हो गया एंडोमेट्रियोसिस, अंदर की बात है। स्कैल्पिंटिस की बात करें तो ये सेल्पिंटिस होता है, CSCA की जगह ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। तो इसकी बात करें तो ये क्या होता है? ये फेलोपियन ट्यूब होती है जो फीमेल्स के अंदर, फेलोपियन ट्यूब, उसके अंदर अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो वो सेल्पिंटिस होता है। स्पेलिंग सही कर लेंगे, SALPINGITIS ये टर्म होगा। तो फेलोपियन ट्यूब में अगर इन्फ्लेमेशन हुआ तो वो हुआ सेल्पिंटिस। एंडोमेट्रियोसिस कब हुआ? जब यूट्रस में जो एंडोमेट्रियोसिस जो लेयर थी उसमें इन्फ्लेमेशन हुआ तो एंडोमेट्रियोसिस। वुल्वाइटिस हुआ आउटर वेजाइनल जो पार्ट है, वुल्वा जो ऑर्गन है उस पार्ट में अगर इन्फ्लेमेशन हुआ तो वुल्वाइटिस हुआ। और कोलाइटिस बड़ी आंत या जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसके अंदर कोई इन्फ्लेमेशन हुआ तो वो कोलाइटिस कहलाया हमारा। तो इस प्रश्न में पूछा गया आउटर जेनाइटल रीजन, तो आउटर में तो केवल और केवल वुल्वा ही है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। तो एक्स्ट्रा चीजों के बारे में जरूर जानना है आपको। ये चारों ऑप्शन का क्या मीनिंग है? कल को एग्जामिनर कहेगा इनर रीजन का बताओ क्या दिक्कत है, या सेल्पाइटिस बताओ कहां से है, फेलोपियन ट्यूब से है। एंड्रोमेट्रियोसिस कहां है? यूट्रस की लाइनिंग होती है वहां पर इन्फ्लेमेशन से है। कोलाइटिस आंत से। इस प्रकार से आपसे नेक्स्ट प्रश्न पूछने की संभावना है, तो इसको अच्छे से याद करके रखें, बढ़िया से समझें, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन होता है उसके तैयारी का मतलब ये है, PYQ करने का मतलब ये है कि 1 किलोमीटर उससे दाएं जाओ, 1 किलोमीटर बाएं जाओ, 1 किलोमीटर हो सके तो ऊपर जाओ, 1 किलोमीटर नीचे जाओ, उस क्वेश्चन के अंदर पूरा तह तक घुस जाओ, तब आपका माना जाता है कि कोई क्वेश्चन तैयार हुआ है, तब आप एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर पा रहे हो। तो इसी के साथ में हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। यहां पर दिया गया है अस्थमा कैन बी आइडेंटिफाइड अकॉर्डिंग टू द प्रीडोमिनेंट एलिमेंट ऑफ द बॉडी। कहते किसके अधिक होने पर अस्थमा माना जाएगा, माने शरीर में किन तत्वों की अधिकता के अनुसार अस्थमा को पहचाना जा सकता है। सबसे पहले तो आपको पंच तत्वों के बारे में पता होना चाहिए। पहला कौन सा होता है? आकाश। उत्पत्ति के अनुसार आकाश होता है। आकाश के बाद में वायु होता है। तीसरे नंबर पर अग्नि होता है। अग्नि के बाद में जल होता है और फिर पृथ्वी होता है। ये है आपका उत्पत्ति के अनुसार पंच तत्वों का क्रम। इनको ध्यान रखेंगे क्योंकि कल को ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनको उत्पत्ति के अनुसार अरेंज करो, पहला तत्व कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है। और ऊपर वाले जो होते हैं वो सूक्ष्म तत्व होते हैं, नीचे वाले स्थूल होते हैं। तो सूक्ष्म से स्थूल की ओर उत्पत्ति होती है, जैसे स्पर्म और ओवम सूक्ष्म है, उनसे हमारा इतना बड़ा शरीर बन जाता है। हमेशा ही सूक्ष्म से स्थूल की उत्पत्ति होती है, और विनाश जो होता है या मृत्यु जो होती है, बड़े शरीर की मृत्यु होती है, तो वो छोटे छोटे भागों में बट जाता है, मतलब स्थूल से सूक्ष्म की ओर विनाश होता है। तो ये बात जरूर ध्यान रखेंगे। यहां पर हमें जो है जानना है कि अस्थमा जो है उसमें कौन कौन से होंगे। तो यहां पर सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि अस्थमा डिजीज है वो किस तरीके की है। तो अस्थमा आप लोगों को पता होगा कि अस्थमा लंग्स की डिजीज है, जिसमें एयर सिस्टम में गड़बड़ आती है, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम में गड़बड़ आती है। तो मतलब एयर में तो दिक्कत आएगी आएगी ही, अस्थमा को पहचानने के लिए एयर में दिक्कत होगी ही होगी। तो यहां पर जिसमें एयर नहीं है वो मेरा ऑप्शन नहीं हो सकता, तो एयर तो पक्का होगा ही होगा, एयर पक्का होगा ही होगा। तो एयर जहां नहीं है वो मेरा राइट आंसर नहीं हो सकता। तो इस हिसाब से हमारे उत्तर नहीं हुए, बी और डी को हमने एलिमिनेट कर दिया। अब आपको नेक्स्ट उत्तर छांटना है। अस्थमा जो होता है तो उसमें क्या होता है, ब्रोंकाइस आदि होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इन्फ्लेमेट हो जाते हैं। इन्फ्लेमेशन का मतलब ब्रोंकाइटिस आपने सुना होगा, या कफ बन जाना, ये चीज होगी। अस्थमा जो होगा तो उसमें बलगम आदि या इस तरीके का जो है हमारे लंग्स के अंदर जमा होने लगते हैं, मतलब ब्रोंकाइस जो है एल्वाइस है उसमें जमा होने लगते हैं, और ब्रोंकाइटिस अस्थमा का रूप ले लेता है। आइटिस वर्ड जब डिजीज के पीछे लगता है आइटिस, तो आप लोगों को मैंने क्लास में समझा रखा है, आइटिस का मतलब सर इन्फ्लेमेशन, और इन्फ्लेमेशन जो होता है उसका मतलब जलन, और जलन किससे हो सकती है, पानी से तो हो नहीं सकती, जलन होगी आग से, तो मतलब अग्नि भी प्रधान होगी। तो इसका मतलब एयर और फायर ये दो तो होने ही चाहिए, जिसमें सर एयर फायर और वाटर का मतलब कफ से। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा इसमें राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से हम डिजीज के बारे में जानते हैं कि कौन सी डिजीज में क्या चीज हो सकती है। तो आपको उस डिजीज की जब एनाटॉमी पता होगी ना, फिजियोलॉजी पता होगी, तो इजीली आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहां पर इस प्रश्न का आंसर होगा हमारा एयर फायर एंड वाटर। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33।
यहां पर आपको कहा गया कि टीचिंग मेथड फॉर योगिक प्रैक्टिसेस, इस पुस्तक के अनुसार बताइए कि विच वन इज नॉट एन एप्रोप्रिएट सीटिंग अरेंजमेंट फॉर योगा क्लास। कहता कौन सा जो स्ट्रक्चर है वो सही नहीं माना गया है क्लास के लिए, एक योगा क्लास के लिए। तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि रो एंड कॉलम हम बनाते होते जब भी आप योग क्लास लेते हैं, ज्यादा बच्चे तो ये बनाते हैं। अर्ध सर्कुलर की भी बात की गई है और छोटे गोले की भी बात की जाएगी। फुल राउंड अरेंजमेंट मतलब गोले के रूप में भी बात की जाती है कि उसमें भी आप बच्चे को बैठा सकते हैं। हाफ रेक्टेंगुलर चीज जो है नहीं कही गई है, ये कहीं नहीं कही गई। तो इसमें जो है ये कौन सा नहीं है के रूप में आपका हाफ रेक्टेंगुलर होना था। एग्जामिनर ने यही ठीक किया। अब एक्चुअल में क्या है कि ये चारों के चारों सीटिंग अरेंजमेंट बन भी सकते हैं और नहीं भी बन सकते, दोनों ही है। ये प्रश्न अपने आप में पूरा गलत है, पूरा का पूरा प्रश्न ही गलत है ये सारा का सारा। तो इस प्रश्न को कैसे गलत है उसको पहले हम बुक में देखते हैं, फिर आपके साथ चर्चा करते हैं। योगाभ्यासों की अध्यापन विधियां नामक पुस्तक में अगर आप ध्यान से देखेंगे 55 नंबर पेज पर, 55 नंबर पेज है इस पुस्तक का, उसमें बैठने की व्यवस्था का वर्णन किया गया है। वहां पर आपको बताया कि व्यवस्था जो है पंक्तियों में, लाइनों में, अर्धचंद्राकार मतलब सी शेप जिसमें टीचर इस प्रकार से बैठ गया सामने और आपको दिखता रहेगा इस प्रकार से अर्धचंद्राकार पंक्तियों में, लाइनिंग में, और या छोटे गोले में कहते की जा सकती है। तो कहने का मतलब छोटे गोले में की जा सकती है। छोटे गोले का मतलब क्या होता है? एक राउंड सर्कल, फुल राउंड, उसमें की जा सकती है। यहां से तो अपना ये राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट इसी बुक में जो है 57 नंबर पेज पर कहा गया है कि कक्षा की संरचना कैसी कैसी हो सकती है। तो छात्र इस प्रकार से भी बैठ सकते हैं, लाइनों में भी बैठ सकते हैं, और ये जो है देखिए ध्यान से हाफ रेक्टेंगल, तो इस प्रकार से रेक्टेंगल भी बन रहा है कि इसको अगर इस तरीके से जोड़ दिया तो रेक्टेंगल बन जाएगा। तो ये भी शेप सही है। कहने का मतलब जो प्रश्न में ऑप्शन दिए गए हैं पुस्तक में वो रचना का प्रकार भी बताया गया आपको, और यहां देखिए नीचे एक पूरा का पूरा सर्कल भी बनाया जा रहा है, ये सर्कल भी बनाया गया है, सर्कल भी हो सकता है और अर्धचंद्राकार भी हो सकता है। तो सारी शेप बन सकती है। जो ऑप्शन दिए गए हैं आपको वो अपने आप में अधूरे हैं या फिर उनमें कोई कमियां हैं, वो प्रश्न बिल्कुल सटीक नहीं है, वो प्रश्न बिल्कुल गलत है। तो इसलिए विद्यार्थी जो उस प्रश्न को देख रहे हैं तो वहां पर वो सारे ऑप्शन ठीक भी है और उनमें कमियां भी है अपने आप में, तो वो प्रश्न बिल्कुल गलत है। तो अभी ये जो प्रश्न आपने देखा पीछे बुक में दोनों चीजें लिखी हुई है, रो एंड कॉलम लाइन भी बनानी है, फुल राउंड भी मिल गया कि छोटा गोला जो है, राउंड मीन्स गोला है ना, वो भी बना सकते हैं आप, और सेमी सर्कुलर मीन्स आधा गोला, अर्ध गोला भी बना सकते हैं, और हाफ रेक्टेंगुलर भी आपको शेप दिख गई। तो मतलब ये सारे के सारे ही ऑप्शन अपने आप में ठीक है, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो वर्जित हो उसके। जिस भी एग्जामिनर ने प्रश्न बनाया है जिन्होंने, तो उन्होंने एक पक्ष को ध्यान में रख करके प्रश्न बना दिया, अपने आप में ये प्रश्न ठीक नहीं है। पुस्तक का नाम लिया गया, उस पुस्तक के अनुसार भी ये प्रश्न ठीक नहीं है, तो ये प्रश्न अपने आप में कैंसिल होने योग्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। अकॉर्डिंग टू बुक टीचिंग मेथड्स फॉर योगिक प्रैक्टिसेस, ये पुस्तक है। इस पुस्तक को लिखा है कैवल्य धाम में डॉक्टर एम घोरे साहब ने, तो उनकी ये पुस्तक है, कैवल्य धाम द्वारा प्रकाशित है। तो इसमें पूछा है, कहते बताइए इस बुक के अनुसार बताना है, एक्चुअल में क्या है वो हमें नहीं पता, कहते इसी बुक के अनुसार बताइए। तो ये बुक काफी महत्वपूर्ण हो जाती है आपके सिलेबस में। तो कहते हैं कि इस बुक के अनुसार कहते हैं एक व्यक्ति को इंडिविजुअल योगा प्रैक्टिस करनी कितनी जगह चाहिए। तो यहां पर दो पैरामीटर्स है, एक है 6x3, 6x3 बोले तो वर्ग फीट, 18 वर्ग फीट। ये क्या है? 18 वर्ग फीट है, 18 स्क्वायर फीट चाहिए आपको। मैट, योगा मैट का साइज चाहिए सर, योगा मैट इतनी होनी चाहिए। और एक इंडिविजुअल व्यक्ति की बात करें तो उसको एक एक फीट एक्स्ट्रा चाहिए चारों तरफ से, उसके मैट के चारों तरफ से एक फीट एक्स्ट्रा। जैसे मैट ये है तो इस मैट के चारों तरफ से एक्स्ट्रा कर दीजिए, ये मैट है, और इस मैट को सर थोड़ा थोड़ा एक एक इधर से भी स्प्रेड कीजिए, इधर से भी इधर से भी, तो चारों तरफ से एक एक एरिया बढ़ जाएगा। 6 वाला क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे से बढ़ा तो 8 हो गया, 3 वाला 5 हो जाए तो क्या बना 8 × 5। तो 40 वर्ग फीट जो है आपको क्या चाहिए, जगह चाहिए अभ्यास करने के लिए, ये बुक का कहना है। आज इसने पूछा है इंडिविजुअल व्यक्ति को कितनी जगह चाहिए, तो 40 स्क्वायर फीट। कल को कहेगा योगा की जो मैट है उसका साइज क्या हो, तो उसका साइज होगा 18 वर्ग फीट। और 18 वर्ग फीट को केवल 18 ना याद करना, क्योंकि 18 तो 2 × 9 से भी बनता है, 2 × 9, ठीक है। तो कल को एग्जामिनर उस ऑप्शन को ब्रेक डाउन कर सकता है। तो यहां पर 18 का जो मतलब है 6 × 3 से है, और 40 का मतलब है वो 8 × 5 से, मतलब 8 लंबाई और 5 जो है चौड़ाई। ये पैरामीटर्स अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि नेक्स्ट प्रश्न इस क्वेश्चन को खोला जा सकता है कि 40 का मतलब बताओ क्या है, क्या 2 × 20 40 है, या 10 × 4 40 है, या क्या मतलब है 40 का, तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसी के साथ में इस प्रश्न का आंसर हमने क्या किया, ऑप्शन नंबर डी राइट हुआ। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। विच टीचिंग मेथड इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू एनकरेज द स्टूडेंट्स फॉर प्रैक्टिसिंग आउट ऑफ द क्लास आवर्स एनहेंस स्किल एंड परफॉर्मेंस लेवल ऑफ द स्टूडेंट।
अब इस प्रश्न का उत्तर, पहली बात तो आप बिना पुस्तक को पढ़े हुए नहीं दे सकते, इमेजिनरी क्वेश्चन नहीं है बिल्कुल भी, ये बुक में जो लिखा है उसी के अनुसार देंगे। आप इमेजिनेशन करेंगे तो अलग अलग गलत इमेजिनेशन होगी पक्का, तो इसलिए बुक को पढ़ना पड़ेगा, आपको सिस्टमेटिक जो है तैयारी करनी पड़ेगी, या आपको कोई सिस्टमेटिक जो है तरीके से कोई कोर्स ज्वाइन करना होगा। जैसे आप हमारे साथ में एक्यूरेट योगा पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप सिस्टमेटिक रूप से नेट और जेआरएफ की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको सिस्टमेटिक जो है A to Z यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 10 तक पेपर 1 और पेपर 2 कंप्लीट तैयारी करवाई जाती है। तो वहां से उत्तर मिलेगा, या तो इसका इमेजिनेशन से उत्तर नहीं बनने वाले ऐसे क्वेश्चंस के। तो आपको ये बता दूं, इस प्रश्न पर आएंगे फिर से। तो जैसे मान लीजिए आपको शीर्षासन करवाना था योग में, या आपको नॉलेज सिखानी थी, तो क्या आपको आती है एज ए टीचर, और क्या स्टूडेंट पहले दिन सीख सकते हैं? नहीं सीखेंगे। तो उनको आप छोटी छोटी बातें बता देंगे कि जी शीर्षासन करना है तो आप दीवार के साथ लग के कर सकते हैं, धीरे धीरे सहारा ले सकते हैं, जो घुटने हैं उस पर हाथ रखेंगे, उससे जो है पेट पर दबाव पड़ेगा और ऐसे ऐसे घुमा सकते हैं, ऐसे ऐसे सीख जाएंगे। तो ये प्रक्रियाएं उन विद्यार्थियों को घर पर जाकर के करनी होंगी। आपने क्या किया, इंस्ट्रक्शंस दे दिए, उनको इंस्ट्रक्शन दे दिए, डायरेक्शंस दे दी कि ऐसे ऐसे काम करना है। अब उन विद्यार्थियों को घर पर जाकर के सेल्फ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो एक बार में कहते ही नहीं सीखने वाले। तो इस विधि को बोलते हैं डायरेक्टेड प्रैक्टिस मेथड। डायरेक्टेड प्रैक्टिस का मतलब कि आपने डायरेक्शंस दी और उन्होंने प्रैक्टिस की बाद में घर जाकर के। ये ऑप्शन नंबर हमारा डी जो है ये राइट होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, कोई बच्चा सोच सकता है सर प्रोजेक्ट मेथड भी तो घर जाकर के करते हैं, है ना, प्रोजेक्ट भी तो बाद में बनाते हैं, तो वो राइट आंसर नहीं हो। हमें बुक को जो कंटेंट है एक्चुअल में जो लिखा गया राइटर के द्वारा उसको देख करके उत्तर देना है, इमेजिनरी क्वेश्चन नहीं देना है। ये इमेजिनरी नहीं है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो इसमें जो है निर्देश आप देंगे और वो अभ्यास करेगा बच्चा घर पर जाकर के आउट ऑफ द क्लास, या घर आउट ऑफ द क्लास मतलब क्लास आवर्स के बाद में कभी भी प्रैक्टिस करे, योगा हॉल में करे या योगा हॉल से बाहर जाके करे, अपने घर करे चाहे गांव में जाके करे। तो वो जो है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ये राइट होगा। ठीक है सर, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। आसनों के अभ्यास के दौरान प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति भ्याम अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई है, कि ये बात किसने बोली, ये पूछा है अब यहाँ पर। ये प्रश्न देखिएगा कितना प्यारा सा है, किसने बोला, तो किसने बोला है, महर्षि पतंजलि ने बोला है। और कब बोला है, जब आसनों की बात चलती है, महर्षि पतंजलि आसनों की बात करते तब बोलते हैं। तो आज इसके बारे में पूछा कि बोला किसने, कल को पूछेंगे कि ये सूत्र जो है आया ही क्यों है, क्यों आया है, क्योंकि आसनों की बात हो रही थी। सर बताइए किस अध्याय में आया है, क्योंकि साधन पाद में अष्टांग योग का वर्णन किया गया, साधन पाद जो कि दूसरा पाद है उसमें चर्चा की गई है, तो उसमें बात हुई है। सर बताओ किस जगह बात की गई है, 247 नंबर सूत्र में इसकी बात होती है, प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति व्यायाम। पूछ सकते हैं 46 कौन सा है, सर स्थिर सुखम आसनम, आसन के बारे में कहते हैं स्थिर और सुख, कहते हैं ये दो कंडीशन होगी तो वो आसन है, ये कह सकते हैं। सर आसनों से होगा क्या, 48 में उसका लाभ दिया गया है, 248 में लाभ दिया गया, क्या कहते हैं, तत्व द्वंद्वान अभिघात है, जो आसन करेगा उसको द्वंद्वों का अभिघात नहीं होने वाला आसन, द्वंद्व तंग नहीं करेंगे आसन जो करेगा। तो इस प्रकार से ये बात की गई है। पूछ लेंगे साधन पाद में सूत्र भी बता दो साथ में, कितने हैं सर, 55 सूत्र है। तो ये ऐसी छोटी छोटी बातें जो है एक क्वेश्चन से हजारों बातें आपको निकालनी है सर। तो ऑप्शन बी जो है हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। स्वामी स्वात्माराम जी का क्या रोल है, सर वो जो है चतुरंग योग देते हैं, कहां पर देते हैं, हठ प्रदीपिका में देते हैं, चतुरंग योग हठ प्रदीपिका में। बताओ सर हठ प्रदीपिका में चतुरंग योग में क्या क्या शामिल है, आसन है, कुंभक है, मुद्रा है, और चौथा नादानुसंधान है। सर ये चार हैं चतुरंग योग में। बात कर लेंगे महर्षि गेरंड की, महर्षि गेरंड ने क्या किया, गेरंड संहिता लिखी, क्या बताया, सप्तांग योग बताया सर, 7 अंगों वाला योग। बात करेंगे गोरक्षनाथ जी की, गोरक्ष संहिता, क्या कौन सा योग है, षडांग योग की चर्चा करते। तो इन योगों के बारे में पढ़ लें सर, पता लग जाएगा। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। हठ प्रदीपिका के अनुसार किस अभ्यास से क्षय कुष्ठ एवं कोष्ठबद्धता नामक विकार नष्ट होते हैं। तो यहाँ पर हठ प्रदीपिका में मुद्रा कितनी होती है, 10 होती है। 10 का नाम आपको कंठस्थ होना चाहिए। कल को ये प्रश्न पूछेगा कि बताइए हठ प्रदीपिका में कौन सी मुद्रा है या कौन सी नहीं है। तो हठ प्रदीपिका में 10 मुद्राएं, चारों ही है। इसमें अगर हम बात करें महाबंध की, तो महाबंध के कुछ विशेष लाभ आपको देखने को नहीं मिलते हैं। केवल इतना कहते हैं कि प्राण की जो गति ऊर्ध्व होती है, कहते ऑटोमेटिकली इसको रोकेगा, काल पाश को रोकेगा, मतलब काल समय के बंधन को तोड़ देगा, और त्रिवेणी संगम को करवाएगा, त्रिवेणी संगम को करवाता है। और कहते हैं मन जो है केदार में लगता है, मन केदार में लगता है मतलब आज्ञा चक्र में स्थित हो जाता है। इस तरीके की बातें हैं, कुछ विशेष लाभ देखने को नहीं मिलते। महामुद्रा की बात करें तो महाक्लेश नामक दोष जो है वो क्षीण होगा। इसी में कहते हैं कि पथ्य पथ्य नष्ट हो जाएंगे, नीरस वस्तु में विरस आएगा,
ऐसी ऐसी लंबी चौड़ी बातें करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट एक श्लोक में कहते हैं क्षय कुष्ठ उदावर्त, उदावर्त बोले तो गुदावर्त हो गया, ठीक है, इसी से निकल के आता है उदावर्त, गुलम और अजीर्ण, अजीर्ण माने अपत्सर, कहते ये रोग नाश हो जाते हैं। जिनको हम थोड़ा समझदारी से बोले, क्षय का मतलब होता है टीबी ट्यूबरकुलोसिस, कुष्ठ का मतलब होता है आपके चर्म रोगों को बोल सकता है नेक्स्ट टाइम एग्जामिनर, गुदावर्त या उदावर्त जो होता है पेट में जो पचता नहीं है तो आगे पास नहीं हो पाता, मतलब कोष्ठबद्धता कब्ज जिसको बोलते हैं, गुलम वायुगोला, अजीर्ण अपच हो गया। तो ये रोग कहते हैं इनको ठीक करने हेतु महामुद्रा सबसे परफेक्ट मुद्रा है। तो ऑप्शन का राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी। महावेद का बहुत स्पेशल रोल है, याद रखेंगे। महावेद के लिए कहा जाता है वलितम, पलितम और वेपघ्न, वेपघ्न, ये तीन टर्म यूज होती है। तीनों ही सर इंपॉर्टेंट आपके लिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तीनों की तीनों, वलितम, पलितम और वेपघ्न, तीनों की तीनों। यहां से आपका जो है एग्जाम में प्रश्न कई बार आ चुका है, नेक्स्ट फिर आ सकता है। तो हठ प्रदीपिका में तीन ही लाभ है, वलितम, पलितम, वेपघ्न। और बात करें खेचरी, खेचरी को सर्वश्रेष्ठ मुद्रा कहते हैं, हमेशा ही सर्वश्रेष्ठ, प्रत्येक ग्रंथ कहता है एकमात्र मुद्रा सर्वश्रेष्ठ खेचरी है। खेचरी में हठ प्रदीपिका में स्वामी स्वात्माराम जी दो शब्द यूज करते हैं, एक अमर वारुणी यूज करते हैं, अमर वारुणी, और एक जो है इसी संबंधित बात करते हैं गौमांस भक्षण की, गौमांस भक्षण। हालांकि गौमांस भक्षण जो टर्म आती है उसको समझना बहुत जरूरी है। गौमांस भक्षण में गो शब्द से अभिप्राय पूछ लेंगे, जिह्वा से है सर, जिह्वा से, और मांस भक्षण मतलब जीभ को जब तालु मूल में लगाते हैं तो वो टच होती है तो उसको मांस भक्षण कहते हैं। तो ये इस तरीके के लाभ है सर। और जो खेचरी मुद्रा करते हैं कहते हैं उसको स्थिति जो आत्मावत हो जाए, जैसे आत्मा को जलाया नहीं जा सकता, भिगोया नहीं जाता, सेम ऐसी कहते खेचरी मुद्रा का अभ्यासी है, कहते उसको न तो रोग होंगे, न कोई शोक होगा, न कहते उसको कोई समस्या आएगी, इस तरीके की उसकी कंडीशन हो जाती है खेचरी मुद्रा वाले साधक की। तो वो जीव से संबंधित है खेचरी मुद्रा, ये भी ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हुआ। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है 38 नंबर। हठ प्रदीपिका के अनुसार किस बंध के अभ्यास से शरीर के 16 आधारों पर नियंत्रित होता है? तो 16 आधारों पर नियंत्रण जो है एकमात्र जालंधर बंध से होता है, जालंधर बंध से। जालंधर बंध होता कैसे है? ठुड्डी को कंठकूप में लगाना सर, ठीक है। तो ठुड्डी को कंठकूप में लगाना, लोग ऐसा समझते हैं कि सर ये कफ रोगों को नाश करेगा, बट ये वात दोषों का नाश करने के लिए बताया गया है, वात दोषों हेतु जालंधर बंध, वात दोषों के नाश हेतु। और इसके लिए कहा गया जालंधर बंध जो है 16 आधारों का नियंत्रण करता है, 16 आधारों का। और 16 आधारों का नाम हठ प्रदीपिका में नहीं दिया गया, नामकरण कहां हुआ है? एसएसपी में नाम दिया गया एक एक आधार का, किस आधार में क्या ध्यान करना है, सारी बातें की गई है जालंधर बंध के संबंधित। ये उत्तर है। मूल बंध कहां से है? एनएस से है। तो एनएस में क्या होता है सर? मूल बंध लगाते हैं तो मूल मल और मूत्र सर कम बनेगा, ठीक है। नाद और बिंदु की एकता होती है, प्राण और अपान की एकता हो जाती है मूल बंध के अभ्यास से। उड्डयन बंध ऐसा है जो पेट से संबंधित है, तो इसमें जो है कहते हैं अपना उड़ने लगता है, कौन सा? महाखग नामक प्राण कहते हैं, कहते हैं वो उड़ने लगता है, सुषुम्ना में उड़ान भरता है, इसलिए इसको उड्डयन बंध कहते हैं। महाबंध की बात की जाए तो महाबंध ऐसा बंध है जो तीनों बंधों को लगने के बाद में ही लगता होता है सर, ठीक है। इसमें अभी आपको चर्चा कर चुके हैं कि कालपाश और त्रिवेणी संगम आदि को करवाता है महाबंध। तीनों जो चारों ये बंध है इनकी सीक्वेंस पूछ ले तो सबसे पहले कहते हैं मूल बंध होगा, फिर उड्डयन बंध होगा, फिर जो है जालंधर बंध होगा, और फिर अंत में जो है महाबंध की प्रैक्टिस होती है सर। इस प्रकार से चारों बंध इस सीक्वेंस में लगते होते हैं, तो ये ध्यान रखना सीक्वेंस भी इनकी। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आसनास इज सिग्निफिकेंट कीपिंग इन व्यू द हेल्थ ऑफ द बैक अकॉर्डिंग टू स्वामी कुवल्यानंद? तो देखो सर ये इमेजिनरी क्वेश्चन है, जरूरी नहीं कि आप अब इस प्रश्न को देखने के लिए स्वामी कुवल्यानंद जी के पास जाएं, पूरा उनको पढ़ करके आए। कोई भी कहे, कभी भी कहे, सही कहेंगे स्वामी कुवल्यानंद जी है तो सर सटीक बात कह रहे होंगे, तो सटीक अगर हमें ऑलरेडी पता है तो वही बात कह रहे होंगे। जितने भी घुमावदार आसन है, ध्यान रखिएगा, घुमावदार आसन है वो सारे के सारे बैक को क्या करते हैं? ट्विस्ट करते हैं। जैसे हम कपड़ा धोते हैं, कपड़े में से पानी निकालने के लिए उसको निचोड़ देते हैं, इर्द गिर्द निचोड़ देते हैं, ऐसी कमर दर्द को ठीक करना है, कमर की सर मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है। स्ट्रॉन्ग करने का मतलब कमर दर्द तो दूर हो ही जाएगा, तो उनको हम घुमा देंगे, कपड़ा निचोड़ता है। तो इसमें क्या क्या आ सकते हैं? आपके वक्रासन हो जाए, चाहे आपका मत्स्येंद्रासन हो जाए, अर्ध मत्स्येंद्रासन जिसको बोला गया यहाँ पर, चाहे आपका और क्या हो जाए मरकट आसन बोल देते हैं, सो करके लेट करके करते हैं, गर्दन लेफ्ट साइड में तो पैर अपना राइट साइड में जाते हैं, उस तरीके से मरकट आसन हो सकता है। ऐसी सो उन बहुत सारे आसन हो सकते हैं जो घुमावदार है और कमर के लिए बेस्ट होते हैं। और कमर दर्द में कौन से आसन नहीं करने सर? आगे नहीं झुकना होता, पीछे झुकने वाले आसन कर सकते हैं, पीछे झुकने वाले भी कर सकते हैं सर, ठीक है। तो अब यहां पर आपसे प्रश्न पूछा है कि तब बताओ कौन सा है सर?
कहते अर्ध मत्स्येंद्रासन। क्यों आया? क्योंकि सर घुमावदार आसन है तो यही बेस्ट होगा। गोमुखासन किसको मजबूत बनाएगा? गोमुखासन से स्पॉन्डिलाइटिस या सर्वाइकल जो है कंधे की या गर्दन की बीमारियां हैं सर वो स्ट्रॉन्ग होने वाली है, वो ठीक होगी। पद्मासन सर वो कमर दर्द वाले रोगी ज्यादा देर तक बैठ नहीं पाएंगे, कर नहीं सकते। सिंहासन का भी कोई खास उपयोग नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर स्वामी कुवलयानंद जी भी अर्ध मत्स्येंद्रासन को ही कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें ऐसा नहीं है कि आप ऐसा प्रश्न पूछ लेता है एग्जामिनर तो आप उनके पास जाए उनको पढ़ने, तो बिना पढ़े भी कॉमन सेंस से ये प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाता है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन। गेरंड संहिता के अनुसार जो है दंत धोती के प्रकार बताइए। ध्यान दीजिए दंत लिखा है तो धोती पहले तो होती कितने प्रकार से? गेरंड संहिता में धोती एक षटक्रिया है, षटक्रियाएं 6 होती हैं इसलिए उनको षटक्रिया कहते हैं। कहीं पर अष्टक्रम है तो उसको हम अष्टक्रिया बोल देते हैं, जैसे कि हठरत्नावली में। खैर हमारा प्रश्न गेरंड संहिता से है। वस्त्र धोती आदि ये सारी की सारी धोतियां हैं सर, ये किसी का टाइप है। कहते एक बार तो कहते मेन है धोती, धोती के फिर है कहते आगे 4 प्रकार है। एक है अंत्य धोती, एक है दंत धोती, एक दंत धोती के आगे कहते और है दूसरी हृदय धोती, और उसके बाद में है मूल शोधन। मूल शोधन का कोई भी प्रकार नहीं है। अंत्य धोती की बात करूं तो अंत्य धोती के 4 प्रकार हैं। वातसार, वारीसार, वहनीसार माने अग्निसार बोलते जिसको, और बहिष्कृत। ऐसे सर हमारे 4 प्रकार है अंत्य धोती के। दंत धोती की बात करें तो इसमें दंत मूल पहले आएगा, दंत मूल, फिर आएगा जिह्वा मूल, फिर जो है कर्णरंध्र। कर्णरंध्र जो है 2 भेद है इसमें। बुक कहती है कि कर्णरंध्र युग्मयुग, मतलब एक दायां कान है तो एक बायां कान है, बायां कर्णरंध्र, और नीचे कपाल रंध्र। तो इस प्रकार से 5 प्रकार हैं। और श्लोक अगर आप पढ़ेंगे अच्छे से गेरंड संहिता का तो देखने में लगता है कि ये 4 ही है, दंत मूल, जिह्वा मूल, कर्णरंध्र और कपाल रंध्र, बट कानों को युग्म के रूप में कहा है श्लोक में। और पंचैते दंत धोती, तो 5 प्रकार की दंत धोती कहते हैं ऐसा श्लोक में कहा गया। तो ये मेंशन करेंगे। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है, इस पर आप फोकस रखेंगे। कल को पूछेंगे कि इसमें बताओ कौन सी धोती है या कौन सी नहीं है 5 प्रकारों में से, तो ऐसी बात कर लेंगे। हृदय धोती में बात करें तो दंड धोती, वमन धोती और वाससा बोले तो वस्त्र धोती। कल को वाससा शब्द का ध्यान रखना है। श्लोक कहता है वाससा, इसका मतलब है कि ये वस्त्र धोती है सर। 3 प्रकार की ये धोती हो गई। और मूल शोधन कहते इसके कोई भेद नहीं है। इसको कैसे करते थे मूल शोधन को? कहते नीचे पीत मूल दंड अथवा मध्यमा उंगली को एनएस मार्ग की सफाई करने तो मूल शोधन करते होते हैं। तो यहां पर हमसे जो प्रश्न पूछा गया है वो दंत धोती से पूछा गया था। तो दंत धोती के हिसाब से आपका इसका राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 2 जो है बी, मतलब 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ध्यान रखेंगे तो कल को अलग तरीके से भी प्रश्न बन सकता है ये, तो इसके पार्ट जो है वो जरूर ध्यान रख लें। इसी के साथ हमारा पार्ट 4 जो है इस सेशन का वो कंप्लीट होता है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देवें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। सो थैंक यू टू ऑल, धन्यवाद आप सभी का।